हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPA 12 एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझाना है और बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है और उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। थियरी और एग्जाम्पल्स के साथ समझाना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होती है जहां लोग मिलकर एक कॉमन गोल अचीव करते हैं। ये एक सोशल यूनिट है जिसमें लोग अपने एफर्ट्स और रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करते हैं। चेस्टर बार्नार्ड, हर्बर्ट सिमो और मैक्स वेबर जैसे थिंकर्स ने ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझाने में बड़ा योगदान दिया। ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस होता है टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ये मॉडर्न सोसाइटी के लिए बैकबोन है, जहां हर एक्टिविटी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के अंदर होती है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब है सिस्टमैटिकली अरेंज करना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों के काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करके गोल्स अचीव किए जाते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। हर्बर्ट साइमन ने इसे ह्यूमन बिहेवियर का सिस्टम कहा जिसमें डिसीजंस और रूल्स के थ्रू वर्क होता है। मेन पॉइंट्स। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और प्रोसेस दोनों होता है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर और कोऑर्डिनेशन दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होती है। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ए. गोल ओरिएंटेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे बिजनेस का प्रॉफिट, गवर्नमेंट का पब्लिक वेलफेयर या स्कूल का एजुकेशन। बी. डिवीजन ऑफ लेबर। काम को छोटी छोटी पार्ट्स में बांटा जाता है ताकि एफिशिएंसी बढ़े। हर इंसान अपने स्पेशलाइज्ड एरिया में काम करता है। सी. हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लियर अथॉरिटी लाइन होती है, टॉप से बॉटम तक। हर लेवल के अपने ड्यूटीज और अकाउंटेबिलिटी होती है। डी. कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलती है। ए. कम्युनिकेशन सिस्टम। फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स हेल्प करते हैं ऑर्डर्स और इंफॉर्मेशन सही तरह से ट्रांसमिट करने में। एफ. रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ फॉर्मल रूल्स और पॉलिसीज के थ्रू चलता है जिससे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड रहती है। जी. डायनामिक नेचर। ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक नहीं होता, वो एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करता रहता है। एच. सोशल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम भी है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके इनफॉर्मल रिलेशंस और कल्चर बनाते हैं। 3. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ए. क्लासिकल थियरी। इस थियरी में ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह देखा गया है जिसमें क्लियर हायरार्की और एफिशिएंसी पे फोकस होता है। बी. ह्यूमन रिलेशंस थियरी। एल्टन मेयो ने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन इमोशंस और ग्रुप बिहेवियर का बड़ा रोल होता है। सी. सिस्टम्स थियरी। इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है जो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है। डी. कंटिंजेंसी अप्रोच। ये कहता है कि हर सिचुएशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग होता है, एक यूनिवर्सल मॉडल पॉसिबल नहीं है। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन लोगों के एफर्ट्स को कंबाइन करके बड़े गोल्स अचीव करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट और सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग अलाउ करते हैं। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है। कंक्लूजन। ऑर्गेनाइजेशंस मॉडर्न लाइफ के लिए एसेंशियल है। ये ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को एक सिस्टम में लाकर गोल्स अचीव करती है। इनके मेन फीचर्स जैसे गोल ओरिएंटेशन, हायरार्की, कोऑर्डिनेशन और अडेप्टेबिलिटी उन्हें इफेक्टिव बनाते हैं। इन्हें समझना हर एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर के लिए जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू।
Question 7. Bring out the characteristics of hygiene and motivation in motivation hygiene theory. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के मोटिवेशन हाइजीन थियरी के दोनों पार्ट्स, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशन फैक्टर्स, को समझाना है। हमें बताना है कि इन दोनों में क्या फर्क है, कैसे ये एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मोटिवेशन हाइजीन थियरी, जिसे टू फैक्टर थियरी भी कहा जाता है, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने 1959 में दी थी। ये थियरी बताती है कि जॉब सेटिस्फैक्शन और डिसैटिस्फैक्शन अलग अलग फैक्टर्स से होती है। हर्ट्जबर्ग ने इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स पर रिसर्च करके ये कंक्लूड किया कि कुछ चीजें सिर्फ डिसैटिस्फैक्शन दूर करती है, हाइजीन, जबकि कुछ लोगों को मोटिवेट करती है, मोटिवेटर्स। मेन बॉडी। 1. हर्ट्जबर्ग थियरी का ओवरव्यू। हर्ट्जबर्ग ने कहा कि जॉब सेटिस्फैक्शन और डिसैटिस्फैक्शन दो अलग डायमेंशन है। मोटिवेशन फैक्टर्स का संबंध जॉब के कंटेंट से होता है, ये एम्प्लॉय को इंस्पायर करते हैं। हाइजीन फैक्टर्स जॉब के एनवायरनमेंट से जुड़े होते हैं, ये सिर्फ डिसैटिस्फैक्शन कम करते हैं। मतलब अगर हाइजीन फैक्टर्स अच्छे भी हो जाएं, तब भी मोटिवेशन अपने आप नहीं बढ़ता। 2. हाइजीन फैक्टर्स, मेंटेनेंस फैक्टर्स। ये एक्सटर्नल चीजें हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। फीचर्स, ये एक्सट्रिंसिक नेचर के होते हैं। इनकी कमी से डिसैटिस्फैक्शन होती है, लेकिन प्रेजेंस से मोटिवेशन नहीं बढ़ता। एग्जाम्पल्स: कंपनी की पॉलिसीज, सैलरी और जॉब सिक्योरिटी, सुपरविजन और मैनेजमेंट क्वालिटी, वर्किंग कंडीशंस, इंटरपर्सनल रिलेशंस। एक्सप्लेनेशन: जैसे अगर किसी ऑफिस में पॉलिसी स्ट्रिक्ट है और एनवायरनमेंट कंफर्टलेस है, तो एम्प्लॉय डिसैटिस्फाइड होगा। लेकिन अगर ये सब सही भी हो जाए, तो भी वो मोटिवेटेड तब तक नहीं होगा जब तक उसको पर्सनल ग्रोथ का मौका ना मिले। की पॉइंट: हाइजीन फैक्टर्स बेसिक कंफर्ट देते हैं, मोटिवेशन नहीं। 3. मोटिवेशन फैक्टर्स, सैटिस्फायर्स। ये जॉब के अंदर की चीजें हैं जो एम्प्लॉय को इंस्पायर करती है। फीचर्स: ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल ग्रोथ और अचीवमेंट से रिलेटेड। इनकी प्रेजेंस से सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और मोटिवेशन हाई होती है। एग्जाम्पल्स: अचीवमेंट और रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट और ग्रोथ। एक्सप्लेनेशन: जब एम्प्लॉय को अपने काम की तारीफ मिलती है या ग्रोथ का चांस मिलता है, तो उसके अंदर मोटिवेशन बढ़ जाता है। ये इंटरनल सेटिस्फैक्शन होती है जो परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग करती है। 4. क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्रिटिसिज्म: ये थियरी सेल्फ रिपोर्टिंग पर बेस्ड थी, इसलिए हर प्रोफेशन के लिए वैलिड नहीं है। हर व्यक्ति के लिए मोटिवेशन अलग हो सकता है। सेटिस्फैक्शन और डिसैटिस्फैक्शन कभी कभी लिंक्ड भी होते हैं। एप्लीकेशन: इस थियरी का यूज आज भी एचआर और मैनेजमेंट में होता है। मैनेजर्स हाइजीन फैक्टर्स से अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं और मोटिवेटर्स से एम्प्लॉयज को इंस्पायर करते हैं। जॉब एनरिचमेंट और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स इसी थियरी पर बेस्ड है। कंक्लूजन: हर्ट्जबर्ग की थियरी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड से लॉन्ग टर्म मोटिवेशन नहीं मिलती। रियल मोटिवेशन तब आती है जब एम्प्लॉय को अपने काम में मीनिंग, रिकॉग्निशन और ग्रोथ मिलती है। हाइजीन से कंफर्ट मिलता है और मोटिवेशन से एक्सीलेंस। दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक प्रोडक्टिव और हैप्पी वर्कफोर्स बनाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Let's see the next question. Question 8. Discuss the characteristics of Victor Vroom's expectancy theory. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें विक्टर व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थियरी ऑफ मोटिवेशन के मेन फीचर्स समझाने हैं। इसमें बताना है कि कैसे ये थियरी एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड के बीच के रिलेशनशिप पर फोकस करती है और मोटिवेशन को एक्सप्लेन करती है। 3 की एलिमेंट्स, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस, को डिटेल में समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। विक्टर व्रूम एक कनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1964 में एक्सपेक्टेंसी थियरी ऑफ मोटिवेशन दी थी। इस थियरी का मेन आइडिया है कि इंसान तब मोटिवेट होता है जब उससे लगता है कि उसका एफर्ट अच्छी परफॉर्मेंस लाएगा और वो परफॉर्मेंस यूज रिवॉर्ड दिलाएगी। ये थियरी एक प्रोसेस थियरी है जो बताती है कि लोग अपने बिहेवियर के बारे में कैसे डिसीजन लेते हैं। ये अप्रोच ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय मोटिवेशन समझने के लिए बहुत उस होती है। मेन बॉडी। 1. एक्सपेक्टेंसी थियरी का कॉन्सेप्ट। व्रूम के हिसाब से मोटिवेशन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है: एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस, E/I/V। एक्सपेक्टेंसी:
विश्वास की ज्यादा मेहनत से बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी, विश्वास की अच्छी परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड मिलेगा। बैलेंस, रिवॉर्ड की वैल्यू या इंपॉर्टेंस जो व्यक्ति के लिए होती है। अगर इनमें से कोई एक फैक्टर जीरो हो तो मोटिवेशन भी जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय को लगता है कि मेहनत से परफॉर्मेंस बढ़ेगी, एक्सपेक्टेंसी, परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड मिलेगा, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, और वो रिवॉर्ड उसके लिए वैल्यूएबल है, बैलेंस, तो वो पूरी मोटिवेशन के साथ काम करेगा। 2. एक्सपेक्टेंसी थियरी की कैरेक्टरिस्टिक्स। रैशनल सोच पर आधारित ये थियरी कहती है कि लोग लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। मोटिवेशन तब होती है जब उन्हें लगता है कि एफर्ट से परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड मिलेगा। व्यक्ति या अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति के लिए रिवॉर्ड की वैल्यू अलग होती है, इसलिए मैनेजर को एम्प्लॉयज के पर्सनल प्रेफरेंसेस समझने चाहिए। एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप पर फोकस। मोटिवेशन तभी बढ़ेगी जब एम्प्लॉय को लगेगा कि मेहनत से रिजल्ट आएगा। ट्रेनिंग और रिसोर्सेज देने से ये बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लोग अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के हिसाब से एफर्ट लगाते हैं। हर एफर्ट एक आउटकम के लिए होता है। क्वांटिटेटिव मॉडल, फॉर्मूला मोटिवेशन इक्वल एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इनटू बैलेंस मोटिवेशन को मेजर करने का लॉजिकल तरीका देता है। अगर कोई फैक्टर लो है तो मोटिवेशन भी कम होती है। 3. मैनेजर के लिए इम्प्लीकेशंस। क्लियर गोल्स, एम्प्लॉयज को अचीवेबल गोल्स देने चाहिए। फेयर रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड सिस्टम समझ आना चाहिए। पर्सनल मोटिवेशन, हर एम्प्लॉय के लिए वैल्यूएबल रिवॉर्ड अलग होता है, जैसे बोनस, रिकॉग्निशन या प्रमोशन। एग्जाम्पल, सेल्स टीम में अगर एक मेंबर को लगता है कि ज्यादा सेल्स पर बोनस मिलेगा, बोनस उसके लिए वैल्यूएबल है और मेहनत से सेल्स बढ़ सकती है, तो वो मोटिवेट होगा। 4. थियरी की लिमिटेशंस, ये अस्यूम करती है कि सब लोग रैशनल सोच रखते हैं, जो हमेशा सच नहीं होता। एक्सपेक्टेंसी और बैलेंस को मेजर करना मुश्किल है। ग्रुप बिहेवियर और इमोशंस को ये थियरी कवर नहीं करती। फिर भी ये थियरी मैनेजमेंट फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जो मोटिवेशन को लॉजिकली समझाती है। कंक्लूजन, व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थियरी बताती है कि मोटिवेशन एक सोच विचार का प्रोसेस है। जब लोगों को लगता है कि मेहनत से परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो मोटिवेट होते हैं। मैनेजर्स के लिए ये थियरी हेल्पफुल है क्योंकि ये उन्हें परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम डिजाइन करने में मदद करती है। ये आज भी मोटिवेशन समझने का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Describe the concept and elements of Max Weber's bureaucracy. Question explanation. यह क्वेश्चन हमसे मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को समझाने को कहता है। मतलब ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, वेबर ने इससे क्यों डेवलप किया और इसके में एलिमेंट्स, फीचर्स क्या है। इसमें रैशनल लीगल अथॉरिटी, हायरार्की और रूल्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को कवर करना चाहिए। आंसर, इंट्रोडक्शन। ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैक्स वेबर, एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट ने दिया था। वेबर के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी रैशनल लीगल अथॉरिटी वाली सिस्टम है जहां काम रूल्स, हायरार्की और इम्पर्सनल रिलेशंस के बेसिस पर होता है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को सबसे एफिशिएंट और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल माना, जहां हर काम एक फिक्स्ड प्रोसेस के थ्रू होता है। उनका मॉडल आज के मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सर्विसेज के लिए फाउंडेशन बन गया। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वेबर के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी एक आइडियल टाइप है, मतलब एक परफेक्ट मॉडल जिससे हम रियल ऑर्गेनाइजेशंस को समझ सकते हैं। इस सिस्टम में डिसीजन मेकिंग लॉजिक, डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म पर बेस्ड होती है, ना कि पर्सनल फेवरेटिज्म पर। ब्यूरोक्रेसी का मेन एम है एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी को एंश्योर करना। एग्जाम्पल, इंडिया के सिविल सर्विसेज, IAS, IPS एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वेबरियन ब्यूरोक्रेसी का, जहां ऑफिसर्स मेरिट के बेसिस पर सेलेक्ट होते हैं और फिक्स्ड रूल्स फॉलो करते हैं। 2. एलिमेंट्स ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के कुछ मेन एलिमेंट्स बताए थे। A. हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लियर हायरार्की होती है जहां लोअर ऑफिसर्स अपर अथॉरिटी के अंडर काम करते हैं। इससे अकाउंटेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन मेंटेन होती है। B. डिवीजन ऑफ लेबर। काम को छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड टास्क्स में डिवाइड किया जाता है। इससे एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज बढ़ती है। C. फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस।
ब्यूरोक्रेसी में हर काम एक सेट रूल्स और प्रोसीजर्स के हिसाब से होता है। इससे फेयरनेस और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। डी, इम्पर्सनैलिटी, डिसीजंस पर्सनल रिलेशन के बेसिस पर नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव नॉर्म्स पर लिए जाते हैं। ये न्यूट्रलिटी और जस्टिस को एंश्योर करता है। ए, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन एंड प्रमोशन, रिक्रूटमेंट और प्रमोशन क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस के बेसिस पर होती है। इससे प्रोफेशनलिज्म और ऑनेस्टी प्रमोट होती है। एफ, रिकॉर्ड कीपिंग, रिटन डॉक्यूमेंट्स, हर डिसीजन और इंस्ट्रक्शन लिखित फॉर्म में रखा जाता है। इससे अकाउंटेबिलिटी और कंटिन्यूटी बनी रहती है। 3, एडवांटेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में डिसिप्लिन और ऑर्डर लाता है। एफिशिएंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी इंश्योर करता है। प्रोफेशनलिज्म और मेरिट को प्रमोट करता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑर्डिनेशन और स्पेशलाइजेशन को सपोर्ट करता है। 4, क्रिटिसिज्म्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कभी कभी ये सिस्टम रिजिड और स्लो हो जाता है। रेड टेपिज्म, ज्यादा पेपरवर्क डिसीजन मेकिंग में डिले करता है। हायरार्की के वजह से कम्युनिकेशन गैप और क्रिएटिविटी की कमी होती है। इम्पर्सनल सिस्टम से लोगों में एलियनेशन या डिस्कनेक्ट फील होता है। रॉबर्ट मर्टन जैसे थिंकर्स ने कहा कि रूल्स पर ज्यादा फोकस करने से अडेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। कंक्लूजन, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थियरी ने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंटिफिक और लॉजिकल स्ट्रक्चर दिया। यह सिस्टम एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन पर बेस्ड है। हालांकि इसमें कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन वेबर का मॉडल आज भी दुनिया भर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेस माना जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write short notes in about 250 words on each of the following. A. Definition and functions of organizational culture. B. Goals of new public administration. Question explanation. इस प्रश्न में 2 पार्ट्स दिए गए हैं। A. में आपसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब और उसके में फंक्शंस पूछे गए हैं। B. में आपसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स बताने को कहा गया है। दोनों को अलग अलग और क्लियरली एक्सप्लेन करना जरूरी है। आंसर, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों हाई मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के वैल्यूज, बिलीफ्स और वर्किंग स्टाइल को दिखाता है, जबकि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक सर्विसेज को ज्यादा ह्यूमन और पीपल ओरिएंटेड बनाने पर जोर देता है। दोनों का मेन एम है एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा इफेक्टिव और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाना। ए. डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच कॉमन वैल्यूज, नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस जो उनके काम करने के तरीके को गाइड करती है। एडगर शाइन कहता है कि ये शेयर्ड बेसिक असम्पशंस का पैटर्न है जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए डेवलप किया है। फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, आइडेंटिटी देना, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को एक कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंग का सेंस देता है। बिहेवियर कंट्रोल, कल्चर एम्प्लॉइज के बिहेवियर को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। मोटिवेशन और टीम स्पिरिट, शेयर्ड वैल्यूज से टीम वर्क और कोऑपरेशन बढ़ता है। चेंज के लिए एडेप्टेशन, स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को नए चैलेंजेस के साथ एडजस्ट करने में मदद करता है। इंटीग्रेशन, अलग अलग मेंबर्स को एक शेयर्ड पर्पस में जोड़ता है। यह कल्चर एक इनविजिबल ग्लू की तरह ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ रखता है। बी. गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए। डेफिनेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1960-70 के दौरान आया एक रिफॉर्म मूवमेंट था जिसका एम था ब्यूरोक्रेसी को ह्यूमन और रिस्पॉन्सिव बनाना। इसका फोकस था इक्विटी, एथिक्स और पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस। मेन गोल्स, रेलेवेंस, एडमिनिस्ट्रेशन को सामाजिक प्रॉब्लम्स जैसे इनइक्वालिटी और पॉवर्टी के प्रति सेंसिटिव बनाना। वैल्यूज एंड एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में मोरल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का यूज। सोशल इक्विटी, सब लोगों के लिए इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट एंश्योर करना। चेंज ओरिएंटेशन, एडमिनिस्ट्रेटर्स को प्रोएक्टिव और इनोवेटिव बनाना। पीपल सेंटर्डनेस, पब्लिक सर्विसेज को सिटीजन नीड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करना। पार्टिसिपेशन, लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करना। इन गोल्स का मैं मकसद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सर्विस टू पीपल बनाना, न कि सिर्फ रूल बेस्ड सिस्टम। कंक्लूजन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंटरनल वर्किंग को मजबूत बनाता है, जबकि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटर्नल गवर्नेंस को ह्यूमन और एथिकल बनाता है। दोनों मिलकर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट, रिस्पॉन्सिव और पीपल ओरिएंटेड बनाते हैं।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।